हेलो, नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों एंड माय डियर फ्रेंड्स। एक लंबे अंतराल के बाद में कल से हमने फिर से वीडियोस के माध्यम से बात करना शुरू किया है। अब बात करना ही कहूँगी मैं बोल रही हूँ, मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं तो आप सुन रहे हैं। आपके पास ऑप्शन है कमेंट सेक्शन में मुझ तक अपनी बात पहुँचाने का। कल हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मोटा मोटी कुछ बातें की थी। मोटा मोटी इसलिए कि बहुत बड़ा विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास। एक दो वीडियो के माध्यम से संपूर्ण विषय को समेटा नहीं जा सकता। बता ही चुकी हूँ कि एमए प्रीवियस का तो पूरा पेपर है ये। मास्टर्स आप करेंगे हिंदी में तो फर्स्ट पेपर का नाम ही हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसका मतलब एक बृहत विषय है और काफी टाइम टेकिंग श्रम साध्य विषय है। इसमें हमें मनोयोग से काम करना होता है। तो मोटे तौर पर हम लोगों ने बात की कि गार्सा दतासी ने इस्तवार दाला लिटरेचर एंदुई है हिंदुस्तानी नाम से फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा। उसके बाद शिव सिंह सरोज आए, उन्होंने कुछ कमियां दूर करी। फिर जॉर्ज ग्रियर्सन आए, उन्होंने अंग्रेजी में लिखा, काल विभाजन किया, हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग से अभिहित किया। मिश्र बंधु आए, मिश्र बंधु विनोद लेकर के काफी बृहत इतिहास ग्रंथ। फिर रामचंद्र शुक्ल आए, उनके बाद भी इतने इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं जिनका नामोल्लेख करने के लिए भी अच्छा खासा समय चाहिए हमें। हिंदी साहित्य के इतिहास की बात कर रही हूँ तो अगर आप रुचि रखते हैं पढ़ने में तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा रचित वो जरूर पढ़ना चाहिए। हिंदी साहित्य में संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी, ये किताब हमें पढ़नी चाहिए। डॉक्टर बच्चन सिंह की हिंदी साहित्य में दूसरी किताबें हैं आलोचना के प्रतिमान में नामवर सिंह की। ये सारी चीजें देखने की हमें, आलोचना के बीज शब्द डॉक्टर बच्चन सिंह, आलोचना के प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह, ये सब हमें पढ़नी चाहिए अगर हम इस विषय में विशेषज्ञता हासिल करने की ओर अग्रसर है तो चलिए हम बात करते हैं बीए पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट की, जो इस साल मेरे सिलेबस में है। इसमें हमें आधुनिक काल पढ़ना है, बता चुकी हूँ मगर आधुनिक काल में हमें 2 किताबें पढ़नी है फर्स्ट पेपर में। पहली किताब आधुनिक काव्य संकलन और दूसरा खंड काव्य है। सेकेंड पेपर दूसरे टीचर पढ़ाएंगे आपको। अब ये आधुनिक काल क्या है? आदिकाल अथवा वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल अथवा भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल। ये आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ईयर में 2 काल पढ़ते हैं, सेकेंड ईयर में रीतिकाल और फाइनल में फिर 1 काल। इस तरह से 4 कालों को 3 साल में आप पढ़ते हैं, निपटाते हैं। बोलने वाली थी मैं क्योंकि निपटाते ही हैं। और इस आधुनिक काल को देखिए आप, आदिकाल 200, 200, 300, 300 साल तक चलता था। 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत। उसके बाद घटते घटते आधुनिक काल में तो ये हाल है कि कुछ विचारधाराएं तो 10 साल भी नहीं चल पाई। 1935 से 1942 तक कुछ लोग प्रगतिवाद मानते हैं, तो 35 से 42 आप खुद देख लीजिए। हालांकि एक बात याद रखने का है कि ये सीमा रेखाएं धूमिल होती रहती है, शिथिल है। जैसे कोई खेत है, आधा इधर राम का खेत इधर श्याम का खेत, इस तरह से साहित्य में काल विभाजन नहीं होता है। इसमें ये होता है कि एक पैटर्न चलते चलते धूमिल हो जाता है, शिथिल हो जाता है और एक नई विचारधारा नए सिरे से सशक्त होकर उभरने लगती है। तो जो शिथिल होती हुई विचारधारा है वो पीछे किसी युग का नाम था और जो उभरती हुई विचारधारा है वो एक नए युग का नाम ले लेती है। तो आधुनिक काल की शुरुआत 1850 ईस्वी से मानी जाती है। कुछ लोग 1857 से भी मानते हैं। भारतेंदु के जन्म के साथ माना जाए तो 1850 से, और राजनीतिक उथल पुथल प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से माने तो 1857, और उसमें भी अगर पुनरुत्थानवाद नव चेतना माने तो 1868 ईस्वी से कुछ लोग इसको मानते हैं। आधुनिक काल के प्रथम उपभेद का नाम है भारतेंदु युग। जाहिर है कि भारतेंदु के नाम पर अगर ये युग है तो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र इस युग के प्रवर्तक हैं और उनकी कुछ ऐसी साहित्यिक देन, ऐसे साहित्यिक योगदान है जिनके कारण इस युग को भारतेंदु युग कहा जाता है। इस युग को नव जागरण युग भी
कहा जाता है। इसके बाद जो द्विवेदी युग है उसको जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। यहाँ वजह है कि भारतेंदु को इस युग का पुरोधा माना गया। एक तो उनकी दृष्टि व्यापक थी, एक तो उन्होंने साहित्य में नई विधाओं का श्री गणेश किया या प्रारंभ किया। गद्य का तो समस्त साहित्य ही आधुनिक काल की देन है। दूसरा, भाषा में बड़ी तब्दीलियां आई। तीसरा, मिशन भाव से हिंदी प्रचार प्रसार और मिशन भाव से साहित्य सृजन का काम हुआ। भारतेंदु मंडल की इन्होंने स्थापना की। भारतेंदु मंडल का मतलब भारतेंदु और उनके मित्र, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय, जो कि एक सेपरेट वीडियो में मैंने दिया है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्या था जिसके कारण उनको एक युग प्रवर्तक के रूप में जाना और समझा जाता है। 1850 में भारतेंदु का जन्म हुआ और 1885 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। लेकिन 34.5 साल के जीवन में 1868 से कवि वचन सुधा पत्रिका के प्रकाशन से एक नई नींव उन्होंने रख दी। कवि वचन सुधा साहित्यिक पत्रिकाओं में मील का पत्थर है। फिर उन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका निकाली, जिसका शुरू में नाम हरिश्चंद्र मैगजीन था और बाद में 8 अंकों के बाद मैगजीन नाम हटाकर अंग्रेजी का उन्होंने चंद्रिका रख दिया। बाला बोधिनी पत्रिका उन्होंने निकाली किशोरी उम्र की बच्चियों की समस्याओं के लिए। कालचक्र पत्रिका में 1874 में उन्होंने कहा हिंदी नई चाल में ढली, जिस पर प्रश्न आता है कि किसने कहा? भारतेंदु ने। कब कहा? 1874। किस पत्रिका में कहा? कालचक्र पत्रिका में। क्या कहा? हिंदी नई चाल में ढली। हिंदी नई चाल में ढली का मतलब हिंदी के पुराने मुहावरे बदल दिए गए, हिंदी का तेवर बदल गया। देखिए कि जब देश में अंग्रेजों का शासन आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई, मुगलों के शासन का काल अवसान हो गया, देश में उद्योग धंधों का विकास होने लगा। अंग्रेज हालांकि कच्चा माल यहाँ से ले जाकर अपना बना बनाया माल यहाँ के बाजारों में लाने लगे। एक तरफ हमारे कुटीर उद्योग नष्ट होने लगे, सामंतवादी प्रथा ध्वस्त हो रही थी, तो नए प्रकार के हम वर्गवाद की तरफ बढ़ रहे थे और एक राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति पनप रही थी। देश में आजादी के लिए सुगबुगाहट ही नहीं बल्कि 1857 का पहला संग्राम हो गया। तो इतनी जब उथल पुथल हो गई, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक सभी परिवर्तन हो रहे थे समाज में, तो कैसे साहित्य का रूप और शैली नहीं बदलती? अब देखिए कि आदिकाल में, भक्ति काल में, रीतिकाल में क्या था साहित्य? जनता कहाँ थी? प्रजा कहाँ थी? शुरू में आदिकाल में आप देखेंगे संकुचित राष्ट्रीयता थी। अपने अपने भौगोलिक परिवेश को हर शासक अपना राष्ट्र समझ रहा था। कोटा रियासत बूंदी रियासत से लड़ लिए, बूंदी वाले झालावाड़ से लड़ रहे, वहां वाले चित्तौड़ से लड़ रहे, आपस में ही एक दूसरे से हम लड़ रहे थे। अपने अपने राज्य को बचाने के लिए विदेशी आक्रांताओं की मदद भी ले लेते थे। तो एक संपूर्ण राष्ट्र की प्रवृत्ति अंग्रेजों के आने के बाद में हमारे यहाँ भारतेंदु युग के आसपास में बनने लगी थी। और जो परिस्थितियां थी उसमें जब इतने चेंजेस आ रहे थे तो जनता भी उभर कर आई। आदिकाल की जनता के पास क्या काम था? कहीं साहित्य में मामूली हस्तक्षेप क्षीण सा बेशक दिख जाए, बाकी बड़े बड़े राजाओं के दरबार हैं, उनकी कन्याओं का स्वयंवर है, उसमें किसी का हरण हो जाता है, सैनिक उसके पीछे दौड़ रहे हैं, उसको कोई और राजा ले गया और प्रजा मर रही है, आम आदमी मर रहे हैं, उसमें गरीबी, भुखमरी, कंगाली, ऐसा थोड़ी कुछ भी नहीं था, लेकिन उनका चित्रण नहीं था। फिर रीतिकाल में भी जिसकी खाए बाजरी उसकी बजाय हाजरी, सारे के सारे जो महत्वपूर्ण कवि थे वो राजाओं के दरबार में थे। यहाँ तक कि भूषण और धनानंद भी अपने अपने प्रिय राजाओं के दरबारी कवि थे। तो जिस दरबार में, जिसके राज्य में वो रहते थे, उनका राजा उनके लिए इंद्र से ज्यादा बलि, भीम से ज्यादा बलि, कर्ण से ज्यादा दानी, ऐसे ही उपमाएं चलती रही। जनता कहीं नहीं थी। स्त्रियों के लिए तो परकिया, स्वकिया, सामान्य,
प्रोसितपति का, नवोढा, मुग्धा, खंडिता, ये सब अलग अलग विभाजन कर रखे थे। यानी नायिका के अलावा कोई छवि स्त्रियों की नहीं थी, वो परिचारिका नहीं थी, नर्सेज जो होती है इतनी हमारे लिए काम करती हैं, घरेलू सेविकाएं होती हैं, माँ, पत्नी, बहन, सखी, बहुत सारे रूपों में, कहीं कुछ नहीं था। हमारी जो जनजीवन की समस्याएं थी वो कहीं नहीं थी। तो ये सारी चीजें आधुनिक काल के साहित्य में आई। यानी सबसे बड़ा जो योगदान था भारतेंदु का, भारतेंदु युग के साहित्यकारों का, वो ये कि उन्होंने साहित्य को सरोकार से जोड़ा, साहित्य को राज दरबारों से बाहर की चीज माना। वो कोई गुप्त कमरों में रनिवासों की घटना नहीं रह गई थी। तो जाहिर है जब जनता का काव्य लिखा जाएगा तो बहुत सी चीजें चेंज होगी। उसकी मसलिनता, कोमलता के बजाय उसमें उज्जडपन भी आएगा, उसमें रफनेस भी आएगी, उसमें तटकापन, ताजगी, नयापन भी आएगा। तो जो ब्रज भाषा रीतिकाल तक समृद्ध थी, कोमल कांत पदावली लिखने के लिए मानी जाती थी, नायिकाओं के नक्सिक वर्णन, षड ऋतु वर्णन 12 मासा के लिए चलती थी, वो ब्रज भाषा यहाँ आकर के कमतर पड़ने लगी खड़ी बोली के सामने। बोली जिसके नाम में लगा है वो भाषा बन गई। खड़ी बोली टकशालीकृत होके, मानकीकृत होके राजभाषा बन गई, और ब्रज भाषा एक बोली के रूप में कुछ प्रदेशों, प्रांतों तक सीमित रह गई। ये बहुत बड़ा योगदान भारतेंदु युग का है कि साहित्य को समाज से जोड़ा, सरोकार से जोड़ा, उसको जनता तक लेकर आए और भाषा बदली। खड़ी बोली नए कलेवर के साथ में, तकनीकी शब्दों के साथ में, नए नए सामाजिक चुनौतियों को, नए नए सामाजिक प्रतिमानों को साहित्य में रखने का माध्यम बने। तो अब हम बात करेंगे कि ये भारतेंदु मंडल क्या है। भारतेंदु मंडल मतलब कि एक अकेला व्यक्ति पूरा काम पूरे मनोयोग से कैसे करे, अगर वो अपनी शक्ति द्विगुणित कर ले। एक आदमी एक दिन में 24 घंटे काम कर सकता है, लेकिन एक आदमी के साथ में 5 आदमी और जुड़ जाए तो 24 × 5 हो जाएगा। यानी एक ही दिन में 5 दिनों का काम हो सकता है। ये बड़े आसान शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश की है। इन्होंने अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद गुप्त, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राधा कृष्ण व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह, इन लोगों को साथ लेकर भारतेंदु मंडल की स्थापना की। इस युग में इन लोगों ने अलग अलग शहरों में हिंदी के लिए प्रचार प्रसार के दफ्तर, कारखाने खोले, कार्यालय खोले, और हिंदी को अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थान देने के लिए पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया। सिलसिलेवार ढंग से हम भारतेंदु युग की विशेषताओं को कुछ बिंदुओं के माध्यम से इस तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहला, साहित्य के लिए, गद्य के लिए खड़ी बोली की स्वीकृति। देखिए, साहित्य के लिए खड़ी बोली की स्वीकृति ये होगा द्विवेदी युग में, क्योंकि साहित्य में गद्य और पद्य दोनों होते हैं। गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली को द्विवेदी युग ने स्वीकृत किया था। भारतेंदु युग के साहित्यकार में वो वाली बात होगी कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। गद्य तो ये लोग लिखते थे खड़ी बोली में, लेकिन पद्य के लिए ये आज भी मानते थे कि ब्रज भाषा की होड़ नहीं हो सकती, ब्रज भाषा की कोमलता से बच नहीं पा रहे थे, उनसे बाहर नहीं आ पा रहे थे। तो खड़ी बोली की स्वीकृति गद्य के लेखन के लिए, गद्य लेखन के लिए खड़ी बोली की स्वीकृति, ये पहली विशेषता है जो भारतेंदु युग ने दी। दूसरा, समाज सुधार की प्रवृत्ति। इस युग के जितने भी कवि थे वो समाज से जुड़े हुए थे। समाज में जो छुआछूत की प्रवृत्ति थी, देश जो गुलामी से आक्रांत था, अंग्रेजों के शोषण चक्र में फंसा हुआ था, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, ये सारी जो चीजें थी, अशिक्षा, बेरोजगारी, नशा। आप भारतेंदु का भारत दुर्दशा नाटक पढ़िए, भारत की तत्कालीन परिस्थितियों का बड़ा सटीक चित्रण किया है। तो ये सारी समस्याएं पहली बार साहित्य में कभी आई तो भारतेंदु युग में आई। इस युग के साहित्यकारों ने सबसे पहले ये काम किया कि साहित्य को समाज से जोड़ा और समाज सुधारकों की तरह अपने साहित्य में ये प्रवृत्तियां लेकर आए। तीसरा है
पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन। इस युग में साहित्य में नागरी नीरद, आनंद कादंबरी, प्रजा मित्र, प्रजा हितैषी, ब्राह्मण, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका इत्यादि पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इस युग के पहले गिनी चुनी जैसे बंगाल गजट पहले थी, या उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र है, वो 1826 ईस्वी में प्रकाशित होने लग गया था कोलकाता से। पंडित जुगल किशोर उसके संपादक थे। बीच बीच में बात याद आती रहती है तो बता देती हूँ। 4-5 क्वेश्चन है इसमें लेट के लिए। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित होता था? कोलकाता से। संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर। कब निकलता था? साप्ताहिक। क्या मतलब रूप क्या था? साप्ताहिक, मंगलवार की मंगलवार, 1826 ईस्वी। लेकिन भारतेंदु युग में एक पैटर्न ही बन गया कि पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होना है। उसके बाद गद्य की सभी विधाओं का लेखन प्रारंभ हुआ। हिंदी की पहली कहानी 1900 ईस्वी में इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी उसके कहानीकार है। 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग था। हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु 1884 ईस्वी, लाला श्रीनिवास दास। प्रकाशन वर्ष के आधार पर सदाराम फुल्लौरी के भाग्यवती को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है, लेकिन तात्विक दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है, जो लाला श्रीनिवास दास ने लिखा, भारतेंदु युग में लिखा गया। नाटक नाम से समीक्षा भारतेंदु ने लिखी। नाटक शीर्षक है और उसमें नाटक के बारे में ही बताया है, ये पहली समीक्षा है। मेरी लखनऊ यात्रा, सरयू पार की मेरी यात्रा, इसके माध्यम से यात्रा वृतांत का लेखन प्रारंभ किया भारतेंदु ने। इतिहास कुसुम, कश्मीर कुसुम, इतिहास दर्पण, बादशाह दर्पण, कश्मीर कुसुम, इससे इतिहास ग्रंथों का लेखन प्रारंभ हुआ भारतेंदु युग में। अब आप देख लीजिए कि आगे आने वाले टाइम में उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, यात्रा वृतांत, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, रेडियो फीचर, पत्र, डायरी, ये जितना भी लेखन हुआ वो आधुनिक काल में हुआ। तो गद्य की समस्त विधाओं का लेखन प्रारंभ हुआ। उर्दू काव्य लेखन की कुछ शैलियों का पुनर्मूल्यांकन इस युग में हुआ। गजल, दादरा, ठुमरी, लावनी, मुकरियां, ये जो अमीर खुसरो के टाइम में आदिकाल में हिंदी साहित्य की ख्याति है, उसको भारतेंदु ने दोबारा पुनर्जीवित किया। जैसे अमीर खुसरो ने लिखा है, खा गए पी गए दे गए बुत्ता, को सकी साजन नहीं सकी कुत्ता। उसी के बाद में मुंह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करे मोह करे खराब, को सकी साजन नहीं शराब। यहाँ इस तरह से भारतेंदु ने को सकी साजन नहीं शराब। हंस हंस के तन मन धन मुंह से, जाहिर बातन में अति तेज, को सकी साजन नहीं अंग्रेज। हंस हंस कर तन मन धन मुंह से, भीतर बाहर सब रस चूसे, जाहिर बातन में अति तेज, को सकी साजन नहीं अंग्रेज। तो ये मुकरियां वापस लेके आए। आप उनका कोई भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक पढ़िए, चाहे अंधेर नगरी पढ़िए, चाहे भारत दुर्दशा पढ़िए, जगह जगह गजलें आई हैं, बीच बीच में दोहे आए हैं। तो पुरानी परिपाटियों का नए सिरे से लेखन भी इन्होंने प्रारंभ किया। इसके बाद राजभक्ति का इन पे आरोप लगता है कि अंग्रेजों के प्रति ये समर्पित थे। ये बिल्कुल सरासर झूठा आरोप है, लेकिन इसको इस रूप में लिया जा सकता है कि जब ये खुलकर अंग्रेजों का विरोध करते थे तो इनको लिखने की स्वतंत्रता नहीं थी, कागज का इनको परमिट नहीं मिलता था, प्रेस इनका बंद हो जाता था, फाके करने की नौबत आ जाती थी। तो इन्होंने एक तकनीक पकड़ी कि अंग्रेजों की जो अच्छी चीजें हैं वो हम लिखेंगे और भारतवासियों को बताएंगे कि ये तुलना है और तुम इनसे सीखो, आगे बढ़ो। तो जगाने का काम भी हो जाएगा और इनकी तारीफ भी हो जाएगी। उससे लगातार लंबे टाइम तक भारतेंदु लिख सके। जैसे आप देखिए भारत दुर्दशा में लिखते हैं, कहते हैं अंग्रेजों के राज में सूरज नहीं डूबता, उन महारानी विक्टोरिया का तुम्हारे यहाँ शासन है और फिर भी तुम लोग बाल विवाह करते हो, फिर भी तुम लोग बच्चों को बाहर पढ़ने नहीं भेजते।
कहते हैं समुद्र पार करने से जाति भ्रष्ट हो जाती है, आप लोग बाहर पढ़ने नहीं भेजते। आपके यहाँ चिकन पॉक्स हो जाए तो आप शीतला माता की धोख देते हैं। इतनी पढ़ी लिखी कौम आपकी शासक है, उनसे सीखिए। टीके बन गए, टीके इजाद हो गए। देखिए अभी तो फिर वैक्सीन चारों तरफ मची हुई है। कोरोना में फिर से टीके का नया हमने रूप पढ़ा। ये तो टीका लगाना ही समझते थे, टीका वो वाला टीका तो भूल ही गए थे, ये वाला ही टीका याद था। तो उस समय सोचिए आप 1900 ईस्वी के पहले जिनका देहांत हो गया, उन भारतेंदु ने उस समय कह दिया था कि ये धोख देना, शीतला माई की कल्पना करके पूजन करने के बजाय आपके अपने बच्चों की जान बचाने के लिए वैक्सीन बन गई है, उनका इस्तेमाल कीजिए। तो इस प्रकार से आप देखिए। तो इसी तरह अंग्रेज राज सुख साज सबे सब भारी, पैदल विदेश चले जाती है अति ख्वारी। अंग्रेज राज कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, काफी चीजें नहीं बनाई है, ठीक है, लेकिन हमारे देश का धन विदेश ले जाते हैं, कच्चा माल बटोर लेते हैं, वहां से बना महंगी कीमत पे बेचते हैं। ये बहुत खराब है। तो कहने का मतलब है कि ब्लाइंड सपोर्ट नहीं किया है, अपने देश को जगाने के लिए वैसी चीजें पॉइंट आउट की है जिनसे प्रेरणा ली जा सके, जिनसे सीखा जा सके। इसके बाद है भक्ति काल की प्रवृत्ति। भारतेंदु खुद एक बहुत अच्छे भक्त कवि थे। मंदिर, एक प्रसंग में पढ़े थे कि मंदिर एक दिन वो गए तो पता चला मंदिर में जो सुबह प्रभात वंदना हो रही है वो खुद भारतेंदु का लिखा हुआ गीत है। इस समय के काफी खूबसूरत भजन है। तरन तनुजा तट तमाल तरोवर बहुछाए, बहुत सारी कविताएं भक्ति काल की उस समय लिखी गई। और इसके बाद में रीति काल की प्रवृत्ति थोड़ी थोड़ी थी। देखिए आदि काल के बाद में भक्ति काल, भक्ति काल के बाद रीति काल, रीति काल के बाद नाम के लिए आधुनिक काल है, लेकिन जस्ट बाद में आया क्या, भारतेंदु युग। रीति काल का पूर्ण विरोध, पूरी तरह से विरोध जाकर के द्विवेदी युग में होता है। भारतेंदु युग के कवियों ने नक्सिक वर्णन भी किए हैं, षड्ऋतु वर्णन भी किए, नायक नायिका भेद भी किए हैं। एक आध कवि को छोड़ करके सब ने श्रृंगार की रचनाएं लिखी है। और इसके अलावा नवीन छंदों का प्रयोग, नवीन भाषा शैली का प्रयोग, खूबसूरती से, खूबसूरती जिसको कह सकते हैं कि बिना चेष्टा के अनायास ही अलंकारों और छंदों का प्रयोग इस रूप में, इस काव्य धारा में हुआ है। किसी ने चेष्टा नहीं की कि अलग से ठूस ठूस के रीति काल की तरह यहाँ पर अलंकार और नवीन छंदों को बार बार अजायब घर की तरह प्रविष्ट कराया जाए। नहीं, जो प्राकृतिक रूप से, कुदरती रूप से आ रहे हैं उतना ही उन्होंने लिया है। हिंदी प्रचार के लिए मिशन भाव, इन्होंने हिंदी को जनता तक पहुंचाने के लिए तरह तरह की काव्य प्रतियोगिताएं आयोजित की, जिसमें समस्या पूर्ति, चित्र देखकर कविता लिखना, ये दोयम दर्जे की किस्म मानी जाती है कविता लेखन में, साहित्य लेखन में। लेकिन फिर भी इसमें ये चीज है कि इन्होंने कोशिश की। समस्या पूर्ति में क्या होता है कि आपको एक लाइन दे देंगे और 4 लाइन की कविता लिखनी है, जिसमें ये एक लाइन लास्ट में फिट बैठनी चाहिए। जैसे महादेवी वर्मा लिखती है कि वो स्कूल जाती थी तो वहां पर एक बार उनको खोलत नहीं शब्द मिला, उस पर लिखना था, तो वो लिखती है, ये देवता तो दृग खोलत नहीं, मंदिर में पुनि बोलत है, प्राणन में पुनि बोलत है, मंदिर में पुनि बोलत नहीं, ये देवता दृग खोलत नहीं। उनके आचार्य जी ने माथे प्राण रखा कि ना खोलत नहीं, आवत नहीं, जावत नहीं, क्या कर लेंगे। इसी तरह और था चल बिना बारिश, इस तरह इसी तरीके की कोई पंक्ति थी, महादेवी को मिली तो वो लिख के लेके जाती है, हाथीन अपनी सूंड में यदि नीर भर लाता कहो, हाथीन अपनी सूंड में यदि नीर भर लाता हो, तो किस तरह बादल बिना बरसात हो जाती कहो। बादल बिना बरसात, हाँ ये शब्द उनको मिला था। अपनी प्रतिनिधि कविताओं में शुरू में कुछ पेज महादेवी ने अपने जीवन प्रसंगों से बचपन से जुड़े हुए लिखे हैं। वही ये रोचक प्रसंग मिला था कि उनके आचार्य को फिर से दिक्कत हो गई कि बादल बिना बरसात इसको दिया, तो फिर ये ऐसी चीज जोड़ के ले आई, हाथी ना अपनी सूंड में। ये समस्या पूर्ति होती है। आपने कुछ मैगजीन्स में देखा होगा कि एक फोटो दे देते, एक चापा का हैंड पंप, तो बच्चा एक पानी पी रहा है, या कोई चिड़िया कहीं से चोट डाल रही है। उपयुक्त चित्र को देख करके, उपर्युक्त चित्र को देख के उपयुक्त काव्य पंक्तियां लिखी। उपर्युक्त और उपयुक्त
दोनों दो शब्द हैं। उपर्युक्त चित्र को देखकर उपयुक्त काव्य पंक्तियां लिखे। तो ये सारी चीजें भारतेंदु युग में शुरू हुई थी ताकि लोग प्रेरित हो पुरस्कार के लिए और लिखने के लिए। पुरस्कार के प्रलोभन में कुछ पंक्तियां सामने आए, अलग अलग शहरों में लोगों ने लिखना और बोलना सीखा, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ और जनता से जोड़ा। प्रेस छापाखाना इस युग की अभूतपूर्व देन है। हालांकि इसके पहले सब हो चुका था, लेकिन भारतेंदु युग में उसने द्रुत गति पकड़ी। गद्य की विधाओं का प्रकाशन हुआ ही। समाज से साहित्य को जोड़ने का सबसे बड़ा काम आधुनिक काल ने किया। देखिए, आधुनिक काल, आधुनिक शब्द का असल में मतलब है ही नहीं। आधुनिक का मतलब क्या? मॉडर्न। मॉडर्न तो आधुनिक का ट्रांसलेशन हो गया अंग्रेजी में। आधुनिक क्या है? आधुनिक किसको कहेंगे? इसकी बड़ी सरल सी परिभाषा है, काल्पनिक शक्तियों के स्थान पर मनुष्य की स्थापना, ईश्वर के स्थान पर मनुष्य की स्थापना करना ही आधुनिकता है। जैसे आप किसी मंदिर में दूध चढ़ाकर आए, ये एक परंपरागत दृष्टिकोण है, लेकिन उसके बजाय आप सोचिए कि ये मैं किसी भूखे बच्चे को पिला दूं तो मुझे ज्यादा लाभकारी होगा। पुण्य मैं नहीं जानता क्या होता है, लेकिन सेटिस्फेक्शन मैं देख सकता हूँ। ये जो आपने मूर्ति के बजाय जीवित मनुष्य को चुना, यही आधुनिकता है। तो पुराने 3 काव्य युग, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, परिपाटियों पे थे, परंपराओं से रुग्ण रूप से प्रतिबद्ध थे, रूढ़िग्रस्त थे। आधुनिक काल नई विचारधाराओं को लेकर आया। विचारधारा नहीं, विचारधाराएं। और आगे से आगे तो इसमें अस्तित्ववादी दर्शन तक बहुत सारी चीजें, ईश्वर के मरने की, सार्त्र की घोषणा तक बहुत कुछ हम देखेंगे। तो आधुनिक काल मोटे तौर पर आसानी से समझने की चीज यही है कि जब ईश्वर की जगह मनुष्य की स्थापना कर दी जाए, वही आधुनिक है, वही आधुनिकतावाद है। और हम इस आधुनिक काल में सबसे पहले भारतेंदु युग पर आज विचार किए हैं। कल हम लोग द्विवेदी युग पर बात करेंगे। आप लोग बने रहिए, देखते रहिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ आया होगा और निश्चित रूप से आप इसको पूरा देखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे।